रात के 8:30 बज रहे थे। विवान अपनी गाड़ी की सीट पर पत्थर बना बैठा था। उसके अंदर सब कुछ ठहर गया था। उसके बगल में उसका सबसे पुराना दोस्त अयाज बैठा था। विवान, अभी भी वक्त है, मत जा यार। खुद को इतनी तकलीफ देना जरूरी है क्या? अयाज की आवाज में हमदर्दी थी। अयाज, जो पिछले 10 सालों से विवान के हर सही गलत फैसले में साथ खड़ा था, आज उसकी आंखों में मंडराती बेबसी को पढ़ पा रहा था। विवान ने एक ठंडी सांस ली और अपनी शर्ट की सलवटें ठीक की। अयाज, अगर आज नहीं गया तो ताउम्र खुद को डरपोक समझूंगा। मुझे देखना है कि जिस लड़की ने मुझसे 7 जन्मों के वादे किए थे, वो किसी और से शादी कैसे करती है। शहर की चकाचौंध से दूर एक आलीशान रिजॉर्ट के अंदर से आती बधाइयों की गूंज और ढोल नगाड़ों का शोर उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, फूलों की महक उसे डसने लगी। संगीत की धुनें कानों में चुभ रही थी। तभी उसे वो दिखाई दी, नियति। लाल सुर्ख जोड़े में लिपटी किसी और का हाथ थामे वो इतनी खुश लग रही थी जैसे विवान नाम का कोई शख्स उसकी जिंदगी में कभी था ही नहीं। अयाज ने विवान का हाथ कसकर पकड़ा। विवान, कंट्रोल। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ा, पर अगले ही पल उसने अपनी नजरें फेर ली और अपने होने वाले पति के कान में कुछ कहकर खिलखिला दी। वो हंसी विवान के कलेजे को चीर गई। अयाज, तूने वो कंगन देखे? विवान की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। ये वही कंगन है जो कभी उसने मेरे साथ हमारी शादी के लिए पसंद किए थे। आज पहनकर बैठी है, पर दूल्हा बदल गया। छोड़ना भाई, वो उसकी चॉइस थी। तू यहाँ तमाशा मत कर। अयाज ने उसे शांत कराने की कोशिश की। तमाशा? तमाशा तो वो कर रही है। देख तो कैसे अपनी सहेलियों के कान में कुछ फुसफुसाकर मेरी तरफ देखकर हंस रही है। उसे पता है मैं यहाँ उसे देख रहा हूँ। अंदर का माहौल अब और भी भारी होने लगा। नियति की सहेलियों का एक झुंड विवान के पास से गुजरा। उसमें से एक, जो विवान को पहले से जानती थी, रुकी और बड़े सलीके से तंज कसा। अरे विवान, तुम आए। हमें लगा तुम शायद बीमार होगे। वैसे नियति आज बहुत प्यारी लग रही है ना? उसका पति उसे पेरिस ले जा रहा है हनीमून पर। तुम्हारी तरह उसे अब छोटे से कैफे में डेट्स पर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत देख लिया। विवान के शब्द जहर की तरह निकले। उसने पास पड़ी वाइन की ट्रे से एक गिलास उठाया और एक सांस में खाली कर दिया। मैं जा रहा हूँ अयाज, विवान ने कहा और गाड़ी की चाबी निकाली। इस मौसम में देख तो बाहर आसमान जैसे गिरने को है। अयाज ने उसे रोकना चाहा, पर विवान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी सुनसान रोड पर दौड़ रही थी। ये रास्ता जंगल को चीरता हुआ निकलता था, जहां स्ट्रीट लाइट्स का नामो निशान नहीं था। मूसलाधार बारिश की वजह से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धोखा, कितना आसान शब्द है ना। विवान ने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि उसके पोर सफेद पड़ गए। एक साइन, एक फैसला और सालों का रिश्ता कचरा बन गया। वो गुस्से में चिल्लाया। क्यों? उसकी आवाज कार के कैबिन में गूंज उठी। उसने गुस्से में म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दिया। गाड़ी की रफ्तार 100 के पार थी। सन्नाटे को चीरती हुई गाड़ी के टायर पानी के छपाके मार रहे थे। तभी हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ चमका। विवान ने ब्रेक पर अपना पूरा वजन डाल दिया। कार के टायर गीली सड़क पर फिसलते हुए एक भयानक शोर पैदा करने लगे। गाड़ी रुकी, पर विवान का दिल अभी भी वही रफ्तार पकड़ रहा था। सामने एक साया खड़ा था, सफेद कुर्ते में लिपटी एक लड़की। विवान ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचा किया। बारिश की बौछारें उसके चेहरे पर पड़ी। बाहर खड़ी लड़की के हाथ हवा में ऐसे हिले जैसे वो किसी आखिरी उम्मीद को पकड़ना चाह रही हो। विवान ने देखा, उसका कुर्ता कंधे से फटा हुआ था और उसके चेहरे पर कीचड़ के छींटे थे। वो भागकर गाड़ी के पैसेंजर साइड वाली गेट के पास आई और पागलों की तरह हैंडल खींचने लगी। विवान ने लॉक नहीं खोला, वो बस उसे देखता रहा। उसके मन में आया, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं। लड़की ने शीशे पर अपनी हथेलियां मारी। उसकी आंखों में मौत का डर था। उसकी हिचकियां और कांपते होंठ विवान को कुछ याद दिला रहे थे, अपनी ही बेबसी। विवान ने अनलॉक का बटन दबाया। सांझ गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसने झटके से दरवाजा बंद किया और घुटनों में अपना सिर छुपा लिया। गाड़ी में बारिश की ठंडक और एक अनजान दहशत फैल गई। वो लोग पीछे ही होंगे, प्लीज रुकना मत। सांझ की आवाज इतनी धीमी थी कि बारिश के शोर में बामुश्किल सुनाई दी। विवान ने रेयर व्यू मिरर में देखा। दूर, बहुत दूर, कुछ टॉर्च की रोशनी घने पेड़ों के बीच दिख रही थी। उसने बिना कुछ पूछे गियर बदला और एस्केलेटर पर पैर रख दिया।
गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ने लगी। सांझ के गीले बालों से पानी टपककर कार की सीट को भिगो रहा था। वो बुरी तरह कांप रही थी। विवान ने गाड़ी का हीटर ऑन किया और पीछे की सीट से अपना जैकेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। सांझ ने जैकेट की तरफ देखा, फिर विवान की तरफ। उसकी नजरों में शक की एक बारीक लकीर थी। उसने जैकेट नहीं लिया, बस अपने फटे हुए कुर्ते को अपने हाथों से ढकने की कोशिश की। मैं उनमें से नहीं हूं, विवान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी उदासी थी जिसने सांझ के डर को थोड़ा कम कर दिया। सांझ ने धीरे से जैकेट लिया और अपने चारों तरफ लपेट लिया। वो लड़के, वो रणवीर के आदमी थे। वो मुझे जबरदस्ती रणवीर के पास ले जा रहे थे। मैं किसी तरह उनके हाथ से छूटकर भागी और बस भागती ही रही। फोन वहीं गिर गया। विवान ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, बस स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस सड़क पर रात के 12 बजे कोई फरिश्ता नहीं मिलता। तुम लकी थी कि मैं उस शादी से भागकर आया था। शादी? सांझ ने अपनी नजरें उठाई। उसने देखा कि विवान ने महंगा सा सूट पहना हुआ है, पर उसका चेहरा किसी हार की दास्तां सुना रहा था। छोड़ो, विवान ने बात काट दी। सड़क और भी ज्यादा सुनसान होती जा रही थी। तभी इंजन से एक भारी कड़कड़ाहट की आवाज आई। गाड़ी के डैशबोर्ड पर लाल लाइट जल उठी। नहीं, शिट! विवान ने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। गाड़ी ने 2 झटके खाए और बीच सड़क पर खामोश हो गई। क्या हुआ? सांझ की आवाज में फिर से वही दहशत लौट आई। गाड़ी क्यों रोकी आपने? मैंने नहीं रोकी, रुक गई है। विवान ने चाबी घुमाने की कोशिश की, पर इंजन ने सिर्फ एक बेजान आवाज की। सांझ ने कार का लॉक पकड़ा। आप झूठ बोल रहे हैं। आप भी उनके साथ मिले हुए हैं। आपने जानबूझकर इसे यहाँ रोका है ताकि वो लोग मुझे पकड़ लें। विवान ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ थी। मैं इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाकर कुछ नहीं हासिल होगा। गाड़ी सच में बंद हुई है। बाहर बिजली कड़की और एक पल के लिए पूरा जंगल सफेद रोशनी में नहा गया। उसी रोशनी में विवान ने देखा कि सांझ के चेहरे पर आंसू और बारिश का पानी एक हो गए थे। वो डरी हुई थी। उसे विवान पर भरोसा नहीं था, और विवान, वो खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, विवान ने कहा और दरवाजा खोला। नहीं, बाहर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। सांझ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में एक ऐसी शिद्दत थी जैसे वो विवान को अपनी जिंदगी की आखिरी डोर मान रही हो। विवान रुका। सांझ का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने देखा कि वो सच में दहशत में है। विवान ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और सांझ की आंखों में देखकर कहा, यहीं बैठो, लॉक लगाकर रखना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी हो। वो बाहर निकला। उसने गाड़ी का बोनट खोला। धुआं निकल रहा था। उसी वक्त उसे झाड़ियों से कुछ हिलने की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से बोनट के नीचे से एक रेंच उठाया और अंधेरे की तरफ ताकने लगा। सांझ गाड़ी के अंदर से उसे देख रही थी। उसकी धड़कनें कार के शीशे पर जमती जा रही थी। अचानक सुनसान सड़क के दूसरे छोर पर 2 हेडलाइट्स चमकी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। विवान ने रेंच कसकर पकड़ लिया। सामने से आती वो अकेली हेडलाइट्स किसी शिकारी की आंख की तरह घने अंधेरे को चीर रही थी। बारिश का शोर अब कानों में एक अजीब सी आवाज पैदा कर रहा था। विवान ने हाथ में पकड़े भारी रेंच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। गाड़ी के अंदर सांझ की हालत देखने लायक थी। उसने अपना चेहरा घुटनों में दबा लिया, पर उसकी नजरें डैशबोर्ड के ऊपर से बाहर की हलचल को भांपने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई, विवान ने देखा कि कोई कार नहीं है, बल्कि एक पुरानी मोटरसाइकिल थी। सवार ने बरसाती पहनी हुई थी और उसका चेहरा हेलमेट के पीछे छुपा था। सवार ने विवान के पास आकर बाइक रोकी। इंजन की आवाज उस खामोश जंगल में किसी जानवर के गुर्राने जैसी लग रही थी। परेशानी में हो साहब? सवार की आवाज भारी और फटी हुई थी। विवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस रेंच को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में मदद की कोई गुहार नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। गाड़ी तो महंगी है, पर इस सड़क की किस्मत खराब है। अक्सर लोग यहीं फंसते हैं। सवार ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा और अपनी नजरें घुमाकर गाड़ी के काले शीशों की तरफ देखने लगा, जिसके पीछे सांझ छुपी थी। अकेले हो? तुम्हें इससे क्या? विवान ने ठंडे लहजे में कहा, अपनी राह पकड़ो।
सवार ने एक पल के लिए विवान को घूरा, फिर बाइक का एस्केलेटर खींचा और कीचड़ उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। विवान तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक उसकी बाइक की लाइट्स अंधेरे में ओझल नहीं हो गई। जब वो वापस कार के अंदर बैठा तो हवा में सांझ का डर साफ महसूस किया जा सकता था। वो पसीने और बारिश के पानी से लथपथ थी। चला गया वो? सांझ की आवाज कांप रही थी। हाँ, विवान ने जवाब दिया। वो हाँफ रहा था। उसने अपने गीले बाल पीछे किए और सीट से सर टिका दिया। सांझ ने अचानक उसे गौर से देखा। आप उसे जानते थे? आपके बात करने का तरीका ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे थे। विवान ने तिरछी नजर से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसी सुनसान सड़क पर कोई तभी आता है जब उसे किसी से छुपना हो या किसी को छुपाना हो। सांझ ने अपने फटे हुए कुर्ते को कोट से और कसकर ढकते हुए कहा, कौन हैं आप? और उस शादी से आप सच में भागकर आए हैं या? विवान ने एक कड़वी मुस्कान के साथ उसकी बात काटी। शक करना तुम्हारा मजबूरी है, मैं समझता हूँ, पर याद रहे, अगर मैं वैसा ही होता जैसा तुम सोच रही हो तो अब तक उस बाइक वाले को तुम्हें सौंप चुका होता। सन्नाटा फिर से पसर गया। सिर्फ गाड़ी की छत पर गिरती बूंदों की टप-टप सुनाई दे रही थी। मुझे लगा था आप अलग हैं, सांझ ने बुदबुदाते हुए कहा। दुनिया में कोई अलग नहीं होता, सब बस अपनी अपनी जरूरतों के गुलाम हैं। नियति को पैसों की जरूरत थी, उसने मुझे छोड़ दिया। तुम्हें जान बचाने के लिए एक लिफ्ट की जरूरत थी, तुमने मेरा दरवाजा खटखटाया। और मुझे शायद खुद को ये साबित करने की जरूरत थी कि मैं अब भी किसी के काम आ सकता हूँ। नियति वही जिसकी शादी थी? सांझ ने धीरे से पूछा। विवान ने गहरी सांस भरी। वो शादी नहीं थी, वो मेरा जनाजा था। 3 साल मैंने उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी के हर सपने को कुर्बान कर दिया। और आज वो किसी ऐसे शख्स के साथ है जिसका नाम तक उसने 6 महीने पहले नहीं सुना था। शायद वो आपसे कभी प्यार ही नहीं करती थी, सांझ ने बिना सोचे कह दिया। विवान ने धीरे से अपना चेहरा सांझ की तरफ घुमाया। उसकी आंखों में अब एक अलग तरह की आग थी। प्यार? इस शब्द की कीमत तुम जैसे लोग क्या जानो। तुम तो बस भाग रही हो, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से, शायद अपनी सच्चाई से भी। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। सांझ की आवाज अचानक ऊंची हो गई। मैं क्यों भाग रही हूँ और किससे भाग रही हूँ, ये आप कभी नहीं समझ पाएंगे। तो समझाओ ना, विवान ने चुनौती देते हुए कहा। वैसे भी हमारे पास वक्त ही वक्त है, ये गाड़ी सुबह से पहले स्टार्ट नहीं होने वाली। सांझ कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गाड़ी के पिछले शीशे पर किसी ने जोर से अपना हाथ मारा। दोनों के दिल एक पल के लिए रुक गए। विवान ने झटके से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश और हिलते हुए पेड़। पर खिड़की के शीशे पर एक गीली हथेली का निशान बना हुआ था। सांझ ने विवान का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो आ गए। मैंने कहा था ना, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। विवान ने रेंज वापस उठा लिया। गाड़ी से बाहर मत निकलना, लॉक लगा लो। नहीं, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए। सांझ की आंखों में आंसू आ गए। तनाव इतना गहरा हो गया कि सांस लेना भी दूभर था। विवान ने देखा कि बाहर के अंधेरे में एक नहीं बल्कि 3-4 टॉर्च की रोशनियां उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वो बाइक वाला शायद सिर्फ एक जासूस था। विवान ने सांझ की तरफ देखा। उसकी बेबसी अब उसको अपनी लगने लगी थी। उसने सांझ का हाथ धीरे से सहलाया। डरो मत, मैंने कहा था ना, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर उस तूफानी रात के सामने खड़ा हो गया। शीशे के उस पार सांझ का चेहरा था, सफेद, बेजान और आंखों में जकड़ी हुई दहशत। उसने अपनी उंगलियों से खिड़की को पकड़ रखा था। सांझ ने देखा कि विवान के चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक पागलपन था। वही पागलपन जो एक ऐसे इंसान में होता है जिसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। विवान ने अपना कोट उतारकर बोनट पर फेंक दिया। अब वो सिर्फ अपनी सफेद शर्ट में था, जो पानी से भीगकर उसके बदन से चिपक गई थी। सामने से आती टॉर्च की रोशनियां अब रुक गई थीं और अंधेरे से 3 साए बाहर निकले। बीच में वही बाइक वाला था जिसने अब हेलमेट उतार दिया था। उसके पीछे 2 लंबे हट्टे कट्टे आदमी थे जिनके हाथों में लोहे की रॉड और मोटे डंडे थे। साहब, गाड़ी बहुत चमक रही है तुम्हारी, बेकार में इस पर खून के धब्बे मत लगवाओ।
बाइक वाले ने अपनी कमर से एक फोल्डिंग चाकू निकाला। लड़की को बाहर भेजो और अपनी जान बचाकर निकलो। विवान के होठों पर एक मुस्कान आई। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। आज मेरा मूड बहुत खराब है। शादी में गया था पर बिना खाए लौट आया। भूख बहुत लगी है और गुस्सा भी। ज्यादा डायलॉग मत मार। पीछे खड़े एक लंबे आदमी ने रॉड हवा में घुमाई। लड़की हमारे बड़े आदमी की अमानत है। तू बीच में क्यों मरना चाहता है? अंदर बैठी सांझ ने अमानत शब्द सुना तो उसकी चीख निकल गई। उसने गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। उस सुनसान सड़क पर वो शोर किसी तड़पती हुई आत्मा की पुकार जैसा लग रहा था। चुप करा इसे, बाइक वाला चिल्लाया और विवान की तरफ झपटा। विवान ने रेंज को पूरी ताकत से घुमाया। बाइक वाले ने वार बचाने की कोशिश की पर विवान की रफ्तार उससे कहीं ज्यादा थी। रेंज सीधे उसके हाथ की कलाई पर लगा। हड्डी टूटने की आवाज बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दी। बाइक वाले के हाथ से चाकू गिर गया और वो दर्द से चिल्लाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। बाकी दोनों आदमी एक साथ विवान पर टूटे। एक ने रॉड से विवान के कंधे पर वार किया। विवान लड़खड़ाया। उसका घुटना जमीन से लगा पर उसने हार नहीं मानी। जैसे ही दूसरा आदमी डंडा मारने के लिए झुका, विवान ने नीचे से उसके पेट में रेंज घोंप दिया। अंदर बैठी सांझ खिड़की से ये मंजर देख रही थी। विवान को गिरते देख उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जोर जोर से रो रही थी। उसे लग रहा था विवान उसकी वजह से आज मारा जाएगा, पर विवान के अंदर कुछ और ही जल रहा था। उसने हर उस दर्द को जो नियति ने उसे दिया था अपनी मुट्ठी में समेट लिया। उसने रॉड वाले आदमी की गर्दन दबोची और उसे गाड़ी के बोनट पर दे मारा। बोनट पर एक बड़ा सा डेंट पड़ गया। निकलो यहाँ से, विवान दहाड़ा। उसके चेहरे पर खून और बारिश का पानी मिल गया था। उसकी आंखों में वो पागलपन था जो सिर्फ एक इंसान में होता है जिसने मौत को करीब से देख लिया हो। अगली बार दिख गए तो सड़क से जिंदा वापस नहीं जाओगे। वे दोनों अपने घायल साथी को घसीटते हुए अंधेरे जंगल की तरफ भाग गए। टॉर्च की रोशनियां दूर होती गई और सन्नाटा फिर से लौट आया। विवान वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसका कंधा बुरी तरह दर्द कर रहा था और शर्ट के बटन टूट चुके थे। उसने लंबी लंबी सांसें ली। सांझ ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। वो बाहर आई और विवान के पास जाकर रुक गई। वो कीचड़ और बारिश की परवाह किए बिना जमीन पर बैठ गई। तुम पागल हो? सांझ ने उसकी जख्मी हाथ को छूने की कोशिश की पर डर के मारे पीछे हट गई। तुम मर सकते थे। विवान ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी नजरें सांझ के चेहरे पर टिकी। मर तो मैं 3 घंटे पहले ही गया था। ये तो बस मेरी लाश लड़ रही थी। सांझ अपने दुपट्टे से विवान के माथे का खून पोंछने लगी। उन दोनों के बीच जो तनाव था, जो शक था, वो उस लड़ाई में कहीं बह गया था। अब वहां सिर्फ 2 टूटे हुए इंसान थे जो एक दूसरे के सहारे उस तूफानी रात को काटने की कोशिश कर रहे थे। विवान, सांझ ने बहुत धीमे से उसका नाम लिया। वो लोग, वो मेरे मंगेतर के भेजे हुए थे। वो एक बहुत ताकतवर इंसान है। वो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। विवान ने उसका हाथ थाम लिया। जब तक ये लाश चल रही है उसे कोशिश करने दो। अचानक कार की हेडलाइट्स अपने आप तेज हो गई। विवान ने बोनट की तरफ देखा। शायद बोनट पर उस आदमी के टकराने से कोई वायर वापस जुड़ गई। उसने चाबी घुमाई और इंजन चल गया। किस्मत, विवान बुदबुदाया। लगता है भगवान चाहते हैं कि हम ये सफर पूरा करें। वे दोनों वापस कार में बैठे। माहौल अब बदल चुका था। गाड़ी आगे बढ़ी और अब वो अजनबी नहीं थे। गाड़ी की हेडलाइट्स अब घने जंगल को चीरते हुए शहर की बाहरी सीमा में दाखिल हो रही थी। गाड़ी के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि डैशबोर्ड पर रखी घड़ी की हर टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। विवान के हाथ स्टीयरिंग पर ढीले थे पर उसका दाहिना कंधा हर झटके पर टीस मार रहा था। सांझ बगल वाली सीट पर बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसने विवान का भारी कोट अब भी अपने चारों तरफ लपेटा हुआ था। उस कोट से विवान के परफ्यूम की महक आ रही थी जो उसे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। एक ऐसा सुकून जो उसे सालों से नहीं मिला था। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी एक अपार्टमेंट के गेट पर रुकी। हम पहुंच गए। विवान की आवाज सूखी और थकी हुई थी। सांझ ने अपार्टमेंट की ऊंची इमारतों को देखा और फिर अपने फटे हुए कुर्ते को। मैं इस हालत में? विवान ने उसकी हिचकिचाहट को भांप लिया। लिफ्ट बेसमेंट से सीधा मेरे फ्लोर पर जाती है जहां तुम्हें कोई नहीं देखेगा। लिफ्ट की स्टील की दीवारों में उन दोनों का अक्स साफ दिख रहा था।
विवान की सफेद शर्ट खून और कीचड़ से सन चुकी थी और सांझ के बिखरे बाल और सूजी हुई आंखें उसकी आप बीती सुना रही थी। लिफ्ट 12वें फ्लोर पर रुकी। विवान ने अपने घर का लॉक खोला। वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। सांझ ने देखा कि पूरा घर बहुत सुंदर था। हर चीज सलीके से रखी हुई, पर एक अजीब सी ठंडक थी वहां, जैसे यहाँ कोई रहता तो था पर जीता नहीं। दीवारों पर कोई फोटो नहीं थी सिवाय एक बड़ी खाली फ्रेम। बाएं हाथ वाला कमरा गेस्ट रूम है। अलमारी में कुछ साफ कपड़े मिल जाएंगे। शायद तुम्हें बड़े हो पर काम चल जाएगा। विवान ने किचन की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहा लो वरना बीमार पड़ जाओगी। सांझ बिना कुछ बोले कमरे की तरफ बढ़ गई। विवान ने किचन के काउंटर पर हाथ टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर टूट रहा था पर दिमाग अब भी उस हाईवे पर अटका था। थोड़ी देर बाद उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और शर्ट के बटन खोलने की कोशिश की, पर कंधे के पास कपड़ा खून से चिपक गया था। उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली, मदद करूं? विवान ने मुड़कर देखा। सांझ दरवाजे पर खड़ी थी। उसने विवान की एक ओवरसाइज्ड काली टी शर्ट और पैंट्स पहनी हुई थी। उसके भीगे बाल अब तौलिए से बंधे थे और उसका चेहरा धुलने के बाद और भी मासूम लग रहा था। विवान ने नजरें फेर ली। मैं कर लूंगा। सांझ चुपचाप उसके पास आई और उसके हाथ से रुई और डेटॉल ले लिया। आपने भी तो बिना पूछे मदद की थी। वो विवान के बिल्कुल करीब थी। विवान को उसकी सांसों की गर्माहट अपने सीने पर महसूस हो रही थी। सांझ ने बहुत नजाकत से उसकी शर्ट को जख्म से अलग किया। ये निशान बहुत गहरा है। सांझ ने पट्टी बांधते हुए धीरे से कहा। उसकी उंगलियां विवान को छू रही थी और उस छुअन में एक ऐसी बिजली थी जिसने विवान के अंदर जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। जख्म गहरा हो तो याद रहता है कि हम जिंदा हैं, विवान ने कड़वाहट से कहा। सांझ रुकी और उसकी आंखों में देखा। क्या हर चीज को दर्द से जोड़ना जरूरी है? क्या आप कभी बिना किसी वजह से मुस्कुराते नहीं? दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। स्टोरी अगली वीडियो में कंटिन्यू होगी।